बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और 5 वक्त की नमाज़ अता करके कुरान पाक पढ़ के जो है ये अपनी दुनिया जो है वो बेहतर से बेहतर बना रहे होंगे और साथ ही साथ हमारी तवज्जो जो है आखिरत की तरफ जो है वो होगी। जो मेन टॉपिक होता है, अगर हमने किसी लंबे सफ़र पे जाना है तो उसमें एक ठहराव भी होता है कि इसमें अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी सफ़र लंबा है। लेकिन वो भी ये दुनियावी सफ़र जो है उसको हम मैयर कर सकते हैं आवर्स के हवाले से, हम उसको किलोमीटर्स के हवाले से मैयर कर सकते हैं कि जी इतना टाइम हो गया है, मंजिल आने लगी है, या इतने किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया तो आने लगी है। लेकिन अब ये दुनिया जो है इसका तो हमें एक सेकंड का ही नहीं पता कि सफ़र जो है कितना हमने कर लिया, कितना सफ़र रहता है, कितना टाइम गुजार लिया है, कितना टाइम रहता है। तो इसके हवाले से तो फिर हमें हर वक्त ही अलर्ट नहीं रहना कि पता नहीं कब एकदम ही ब्रेक लग जाए। और ब्रेक जो है वो हम भी नहीं लगा रहे कि हम जी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगा लेंगे, चलिए पता चले ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाते लगाते वो फासला कवर कर लें, चलाकी लगा लें। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारे पास वो पूरी डिस्क ब्रेक ही हैं कि जिधर हुआ और ये हमारा कंट्रोल भी हमारे पास नहीं है तो वहीं पे ब्रेक ही लग जानी है। तो अब जो है इसका मतलब है कि हर वक्त जो है वो ये अगर गाड़ी अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनी होती है ताकि हम बचे रहें। तो इस तरीके का मतलब अब ये सीट बेल्ट क्या है, ये अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून जो है, तरीका जो है वही हमारी सीट बेल्ट है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो ये जो है इसके और उसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास ये बुनियादी अकायद ही हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो चीज़ें आप पे फ़र्ज़ हो गई हैं तो उसको आप जो है बेहतर तौर पर बल्कि इस तरह बल्कि एंजॉय करके खुशी से करें। अब कलमा ठीक है वो सब फ़र्ज़ है, वो मेन पॉइंट है, वो कर लिया। फिर नमाज जो है, अब नमाज सब पे फ़र्ज़ हो चुकी हुई है तो नमाज जो है उसको पढ़ा जाए। फिर रोज़ा जो है वो भी फ़र्ज़ हो चुका हुआ है तो रोज़े रखे जाएं। तो अगर अभी आप स्टूडेंट जो है अगर हज और ज़कात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब हो तो आप वो भी अच्छी तरीके से करें। एक जो है मेन एक रूल्स हैं, तो अब वो रूल्स जो हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर वर्किंग करने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं अपने ऊपर जो है सुकून से तारी कर लेते, तो फिर मसला कोई नहीं कि जी ठीक है ये रूल है, फिर बहस ही नहीं है, ना इरिटेशन है, पता नहीं ये रूल क्यों बना दिया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, कॉलेज एकेडमी में ये क्या किया। तो जाहिर है वो मैनेजमेंट जो है वो बेहतर जानती है, उसके हवाले से वो रूल्स बनाती है, आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। अगर उसके अगेंस्ट आएंगे तो इरिटेशन ही है, एक लेवल से अगर आके चले जाएंगे तो वो सिस्टम जो है उसके पे तो ये रूल्स है ना, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज़ ऐसे उसके साथ क्लैश करना, तो अब अल्लाह ताला तो ऐसा है कि वो देखें कि जो अगर कोई गलती करता है तो ये अल्लाह ताला का करम ही है कि पकड़ फ़ौरन नहीं हो जाती है। लेकिन किसी दुनिया के सिस्टम में होते हैं तो पकड़ हो सकता है उसी दिन हो जाए, उसी वक्त हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, पकड़ तो हो ही जानी है। लेकिन अल्लाह ताला जो है अब वो देखें सिस्टम ऐसा है कि फ़ौरन पकड़ नहीं करता। कहते हैं अगर फ़ौरन पकड़ कर ले तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई भी ना बचे। लेकिन ये जो है वो साथ साथ उसने अपनी तालीमात जो है वो बताई हुई कि इस तरीके से करो, नहीं तो ये नुकसान होगा, ये फ़ायदा होगा। तो अब जो है वो पकड़ नहीं है, जिसकी वजह से हम फिर अल्लाह माफ़ करे कई दफ़ा हम बेबाक हो जाते हैं कि देखें ये दुनिया के किसी सिस्टम में पकड़ फ़ौरन हो जाती है, अल्लाह के सिस्टम में नहीं हो। कहते हैं अगर होता तो अल्लाह पकड़ ना कर लेता, तो इसका मतलब है मेरा ख्याल मैं ठीक ही कर रहा हूँ। तो यही तो मसला है, यही तो मसला है। तो बाकी जो है ये कोशिश करें कि ये और भी जो चीज़ें जो हैं वो जो मना की गई हैं वो अब ये किन बातों से बातें लिंक भी हो रही होती हैं। ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट अब आप कहें कि जी हर बात जो है उसने हमारे पास जो उलमा मस्जिद के मौलवी साहब मौजूद हैं वो आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि अगर ये बॉयज़ के वाले से अगर आप बात करें कि जी ये सिगरेट पीना जो है, अब ये सिगरेट पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, तो उसमें भी है कि अब आप कहें कि कहाँ ये लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। एक बात जो है वो क्या होता है कि सिगरेट एक वैसे किसी को पसंद है, इतनी छोटे बच्चों को इस तरह वो स्मेल है, वो इस तरह ये हो रहा है और डॉक्टर भी मना कर रहे हैं कि ऐसे ना करें। अब ये जो करंट वबा है उसमें भी यही अल्लाह के करम से ये हलाल हराम की बात ही हो रही थी, ठीक है ना। तो उसमें जो है तो ये इस पर थोड़ा सा ख्याल करें।
तो अब हमारा चैप्टर लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब अगला चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर फर्स्ट ईयर के वाले से तो ये आगे बैचलर एमफिल के अंदर ये डिग्रीज़ है हमारे पास, जो अब सिक्योरिटी की बात करते हैं और अब वो जो वायरस एंटीवायरस की बात करते हैं, ये स्पाईवेयर्स की बात कर रहे हैं, एंटी हैकिंग जो है, हैकिंग, एंटी हैकिंग। ये अब ये नहीं कह रहे कि इस चैप्टर नंबर 6 में जाकर ये सारी चीज़ें हम, लेकिन मतलब ये है कि उसकी कोई थ्योरी जो है यहाँ पे हम देखेंगे और इससे आगे फिर डिग्रीज जो है वो पीएचडी तक जा रही हैं। ठीक है, कि किसी की सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रखना, बरकरार रखना, अगर ज़रूरत पड़ गई तो किसी और की सिक्योरिटी को अगर अफेक्ट करना, ठीक है, वो ज़रूरत के तहत है। तो वो इस चैप्टर के साथ जो है ये फर्स्ट ईयर के वाले से ताल्लुक़ है, इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट ये अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 लास्ट लेक्चर में कवर हो गया था। अब अगला चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और वो है चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। अब ये देखें सिक्योरिटी जो है इसके हवाले से तो हमारे पास पूरी डिग्रीज़ हैं आगे, ठीक है, बैचलर, मास्टर, एमफिल, ये डिग्रीज़ हैं प्रॉपर। अब कॉपीराइट भी यही है कि जो आपके पास राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही वर्किंग करें। अगर राइट्स के अगेंस्ट जाएंगे तो जाहिर है ये कॉपीराइट लॉज हैं। और फिर लॉज भी इसके अंदर फिर लॉज भी बनाए गए हैं, क्योंकि लॉ जब बनाए जाते हैं तो फिर लॉ के अंदर हर चीज़ डिफ़ाइन की जाती है कि ये लिमिटेशंस हैं, अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये आपको पेनल्टी होगी, ये आपको नुकसान होगा, ठीक है। और लॉ जो है फिर फोर्सिंग जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ हैं वो फिर इसको अप्लाई करती हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर का नाम। सबसे पहले सिक्योरिटी का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो यही हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये 2 लाइन्स सिक्योरिटी का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। सिक्योरिटी इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा। हमारे लिए एंटायर कंप्यूटर सिस्टम और डाटा जो गेट किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है और प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारा ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको भी, कंप्यूटर सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना और उसका डाटा भी फ्रॉम इंटेंशनल कि डाटा जो जानबूझ के अफेक्ट किया जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट किया जा रहा है, या एक्सीडेंटल जो हादसाती तौर पर अगर हो जाता है उससे बचाना। और एक्सेस जो है, रसाई जो है, अनऑथराइज पर्सन जो है जिनको इजाज़त नहीं है उसको उसकी एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम की या डाटा की ना दी जाए। तो इन सारे प्रोटेक्शन या ये मेथड्स का मजमूआ जो है उसको सिक्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास अब नॉर्मली सिक्योरिटी जो है वो ये 4 अप्रोचेज़ हैं जिसके ज़रिए नॉर्मली ये इसको अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि ये 4 अप्रोचेज़ फॉर अप्लाइंग सिक्योरिटी। नॉर्मली जो भी हम सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं वो इस 4 कैटेगरी में किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रही होती है जो हम सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। व्हाट यू हैव, या तो फिज़िकली जो है आपके पास कोई की है, बैज है, टोकन है, कोई कार्ड है जिसकी मदद से आप जो है आपकी सिक्योरिटी जो है वो आप उसको उस सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपको एक्सेस मिल रही है कि आप ऑथराइज़ हैं। जिसके पास ये फ़िज़िकली इसमें से कोई मेथड अगर वो यूज़ नहीं कर रहा तो वो अनऑथराइज है, इसका मतलब है सिक्योरिटी इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको अलाउ नहीं है। कार्ड है आपके पास, स्टूडेंट कार्ड है जिससे आप दिखाएंगे तो आप कैंपस में जा सकते हैं। अगर वो कार्ड जो है आप स्वाइप करेंगे वो डोर ओपन हो जाएगा, या आप हमारे पास किसी भी तरह की है वो की के ज़रिए आप जा सकते हैं, ठीक है। ये पहला मेथड, व्हाट यू हैव, यू मे हैव अ की, बैज, टोकन और प्लास्टिक कार्ड टू गिव यू फिज़िकल एक्सेस टू दी लॉक्ड अप सर्वर रूम या बिल्डिंग, बट यू नो। इसके बाद है कि आप इसको लॉजिकली आपके पास कुछ स्पेशल कुछ वर्ड्स हैं, कोड्स हैं, वो आप बताएंगे, वो टाइप करेंगे तो आप उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, या आप जो है वो बिल्डिंग को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं। ये डिफरेंट आईडीज़, पासवर्ड्स या डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जो हैं, जो आपको कोड वर्ड जो हैं वो दिए जाते हैं, सीक्रेट वर्ड्स आपके पास होते हैं, जो आप उन वर्ड्स को प्लेस करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, तो आप किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं या किसी
जगह को एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट यू डू, अब यहाँ पे ये है कि आप फिज़िकली जो है वो कहीं आप जाते हैं तो आप कोई अपनी शनाख्त जो है प्लेस करते हैं, थंब इम्प्रेशन लगा रहे हैं, कोई सिग्नेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग्स में आप एंटर हो सकते हैं। कई दफ़ा जिस तरह एकेडमी के डोर स्टेप पे मेन गेट पर जो है वो ये एक विज़िटर बुक है जहाँ पर लिखा जाता है कि जी आप किसको मिलने जा रहे हैं। नॉर्मली अगर कोई मसला हो तो पूछ भी लिया जाता है कि ये पर्सन आपको मिलने आ रहे हैं, क्या ये ऑथराइज हैं, इनको आने दिया जाए। फिर आप वो आईडी कार्ड जमा करवाते हैं या सिग्नेचर वगैरह इस तरह करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास व्हाट यू डू। नॉर्मली द यूज़र पुट देयर सिग्नेचर्स ऑन द डॉक्यूमेंट्स टू कंफर्म देयर लेजिटिमेसी प्रूफ एज एन ऑथराइज यूज़र। आप एक प्रूफ प्रोवाइड करते हैं कि आप ऑथराइज यूज़र है, आपको एक्सेस दी जाए। फिर आखिरी है व्हाट यू आर, ये अब आपके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से बात की जा रही है। ये बायोमेट्रिक का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि बायोलॉजिकली जो है कि आपके कैरेक्टरिस्टिक बायोलॉजिकली ऑथराइज पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको ऑथराइज़ किया गया, जिसको अलाउ किया गया, तो उसके फ़िज़िकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपके फ़िज़िकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक से मैच करेंगे। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर है उसके साथ आपके बायोलॉजिकल फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक मैच करेंगे तो फिर आपको अलाउ किया जाएगा, फिर आप ऑथराइज़ हैं। तो ये है बायोमेट्रिक। इस टर्म को कहा जाता है बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जैसे कोई फिंगरप्रिंट है, वॉइस रिकग्निशन, आई रेटिना, आप बायोलॉजिकली अपनी ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रूफ करते हैं। इसको कहा जाता है व्हाट यू आर। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिसको बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। अब इसमें अगर हम ये बात करते हैं तो मज़ीद अगर करें, चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी कॉपीराइट द लॉ। अब सिक्योरिटी क्या है कि डिफरेंट मेथड जिससे अनऑथराइज इलीगल एक्सेस जो है उसको रोका जा सकता है। अब सबसे पहले सिक्योरिटी इज़ अ सिस्टम जिसको डिज़ाइन किया जाता है फिर अप्लाई किया जाता है टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा फ्रॉम प्लान्ड, के उसको प्रॉपर्ली उसको बनाया जा रहा है कि सिक्योरिटी को अफेक्ट किया जाए या हादसी तौर पर गलती से ही हो गया डैमेज और एक्सेस बाय अनऑथराइज पर्सन। तो ये इन सारे स्टेप्स के कम्बिनेशन को सिक्योरिटी कहा जाता है। टू प्रोवाइड अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, कि ये बचाया जा सके कि ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर सकें कंप्यूटर सिस्टम को या उसके डाटा को, और अनऑथराइज पर्सन जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को या डाटा को एक्सेस ना कर सकें। नॉर्मली 4 मेथड्स अप्रोचेस इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी मदद हैव बीन डेवलप्ड टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये अप्रोचेस या मेथड्स क्या हैं, वो है व्हाट यू हैव। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग a key, badge, token, plastic card to authorized person. Only authorized person may use any of these to get physical access to a locked server room or computer building. जिसके पास ये कार्ड होगा, की होगी, बैज होगा, और डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो पिक्चर कोई प्लेस की जाएगी। कोई सपोज़ बार कोड की भी बात की जा सकती है कि अब ये करंट क्राइसिस के वाले से ये भी है कि जी बार कोड जो है उसके ज़रिए जो है आप अपनी ऑथेंटिकेशन को प्रूफ करें। तो ये भी आपके पास की बैच की बात करें, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी कोई बार कोड भी आपके पास है। जिस तरीके से बार कोड आपको पता है फर्स्ट ईयर के इनिशियल चैप्टर्स में, क्या प्रोडक्ट जो है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, बार कोड की मदद से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आप पर्सन को भी ठीक है, उसका भी बार कोड है, उससे उस पर्सन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। तो ठीक है, बार कोड अब यूज़ नॉर्मली किए जा रहे हैं कहीं सी जगह पे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोई स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के लिए या एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये भी व्हाट यू हैव में आ जाएगा। व्हाट यू नो, अब आप जो है आप खुद बता रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं कोई आईडी, पासवर्ड, स्पेशल कोड आर गिवन टू ऑथराइज्ड यूज़र्स, प्रोवाइड किया गया। अब सीक्रेट कोड है, इसका मतलब है इसको बचाना, किसी और को ना बताना, ये उस पर्सन की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारे पास ये
कोई सिंपल कोड नहीं, ये स्पेशल कोड हैं, ये सिक्योरिटी कोड्स हैं जिससे किसी पर्सन को एक्सेस दी जाती है, तो ये किसी और को नहीं बताना। पासवर्ड क्या है? The secret code consists of words, numbers or a combination of both. Password is provided to get access to the computer system or data. जिसके पास ये स्पेशल कोड होगा तो वही कंप्यूटर को या सिस्टम को या डाटा को एक्सेस कर सकेगा, इसलिए इसको सेफ एंड पे रखना, सेफ जगह पे रखना, ये उस पर्सन की ही जिम्मेदारी है जिसको ये कोड जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। द पर्सन हु नोज द पासवर्ड कैन एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम, वो डाटा को एक्सेस कर सकता है, इसलिए वो ज़िम्मेदार है कि इसको कोड को, स्पेशल कोड को बचा के रखें। व्हाट यू डू, अब ये है कि यहाँ पर कई दफ़ा अपनी सिक्योरिटी ऑथराइजेशन को शो करने के लिए जो है आप अपना आईडी कार्ड सबमिट करवा रहे हैं या आप कोई साइन जो है, वो साइन जो है ये भी हो सकता है कि सिस्टम के अंदर आपके पहले से सिग्नेचर का एक इमेज मौजूद हो कि अगर उसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना कि यहाँ पे अगर आप चेक्स जो हैं बैंक में अगर दे रहे हैं तो वो जब वो सबमिट करते हैं तो वो आपके चेक पे जो साइन है उसको मैच किया जाता है कि क्या आपने जो अपने सिग्नेचर प्रोवाइड किए हैं, तो जो सिग्नेचर अब आप प्लेस कर रहे हैं कि उसी के साथ मैच कर रहे हैं, तो फिर ही तो आपको सर्विस मिलेगी ना। इस तरह होता है ना बैंक्स में, तो इधर भी ऐसे ही है। ऑथराइज यूज़र जो है वो अपने सिग्नेचर प्लेस करेंगे डॉक्यूमेंट फाइल में, जिससे वो सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्योंकि ऑथराइज पर्सन है, वो सिस्टम जो सर्विसेज ऑथराइज वो सर्विसेज उसने प्रोवाइड करनी है, अब वो सिस्टम प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली अब आपके सिग्नेचर जो हैं पहले से उस ऐसे एनवायरनमेंट में स्टोर हैं तो उसको मैच किया जाएगा कि जो सिग्नेचर्स जो हैं जो पहले से जो प्रोवाइड किए गए हैं उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो फिर आपको एक्सेस मिलेगी। तो आपको अपने बैंक की, अगर एग्जांपल कह रहा हूँ कि अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी या आप अकाउंट की जो भी मैनिपुलेशन करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं। व्हाट यू आर, ये चौथी अप्रोच है जिसका ताल्लुक आपके बायोलॉजिकल फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ है। और डेफिनेटली ये जो हमने इनिशियल चैप्टर्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि पहले सिस्टम को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, अब वो पहले उसके अंदर स्टोर होती है और फिर दोबारा उसी इंफॉर्मेशन को दोबारा उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, डाटा को एक्सेस करने के लिए उसी इंफॉर्मेशन को दोबारा फिर मैच किया जाता है, यानी दोबारा फिर प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन अब आपने जो सेकंड टाइम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के साथ जो है डाटा के साथ मैच किया जाएगा। तो अब जो है ये टू टाइम्स हो जाएगा। एक दफ़ा, पहली दफ़ा जो है वो सिस्टम में डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर किएगी, उसके बाद वही डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी मैचिंग होगी। तो फिर जब अगर मैच हो गया तो इसका मतलब है अब आप ऑथराइज हैं। तो इसी तरीके से ये जो व्हाट यू आर की हम बात कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर ये इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है कि इस पर्सन की फ़िज़िकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। आपको पता है ना कि इस तरीके से अगर होता है, अगर आप अभी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे आपके थंब इम्प्रेशन जो हैं पहले सेव किए जाते हैं, वो सेव किए जाते हैं तो वो सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद जब दोबारा आप थंब इम्प्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो अब आपका थंब इम्प्रेशन जो पहले से थंब इम्प्रेशन है तो उसके साथ मैच किया जा रहा है। अगर मैचिंग हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब आप ऑथराइज़ हैं, तो जो सर्विस आप रिक्वायर कर रहे हैं, अगर ऑथराइज़ हैं तो अगर आप वो सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है तो सर्विस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कहीं भी बात कर लें, फिंगरप्रिंट, वॉइस रिकग्निशन है। वॉइस रिकग्निशन का मतलब है पहले आपकी जो वॉइस जो है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है डेफिनेटली पहले उसको सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाएगा और दोबारा जब आप वॉइस अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको पहले से स्टोर्ड वॉइस के साथ मैच किया जाएगा। आई रेटिना की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले आपके जो आई रेटिना जो आई जो है उसका एक इमेज जो है वो सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाएगा। अब दोबारा आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आप ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आई का जो इमेज जो है वो सेंसर से जो गेट किया गया है उसको पहले से जो स्टोर्ड इमेज है उसके साथ मैच किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये हम वो बार कोड की भी जिस तरह बातें हैं, बार कोड जो एग्जांपल आपको पता है, पहले बार कोड का मतलब क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है सिस्टम में और दोबारा जब बार कोड यूज़ किया जाता है पहले उसके साथ मैच किया जाता है। अगर मैच हो गया तो फिर इन्फॉर्मेशन सिस्टम से जो है प्रोवाइड की जाती है। तो ये व्हाट यू आर में भी ऐसी है, ठीक है।
जो भी सेंसर्स हैं, जो हम सेंसर यूज़ करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर स्टोर होती है और फिर सेकंड टाइम और नेक्स्ट टाइम जब आप सेंसर, और सेंसर का फ़ायदा है कि एक बल्क में डाटा गेट किया जा रहा है ना, बजाय इसके कि आप टाइपिंग करें कि अपना नाम बताएं। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट प्लेस कर देंगे। अब जब मैं कहा है कि बार कोड की बात भी आगे, जो बार कोड जो है पर्सन को भी आइडेंटिफाई कर रहा होता है, तो इसमें बल्क में डाटा आ रहा है क्योंकि अब टाइपिंग करें, नाम लिखें, सर्च करें, तो इस तरीके से जो ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो है उसकी फ़ास्ट है, तो ये जल्दी से कोई इमेज जो पैटर्न जो है वो उसको मैच कर लेता है। तो ये इसमें बायोमेट्रिक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। टू एक्सेस द कंप्यूटर बायोमेट्रिक सिस्टम इज यूज इन विच बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूज़ किया जाता है, जैसे फिंगरप्रिंट, वॉइस रिकग्निशन, आई रेटिना, हार्ट बीट, हार्ट पल्स जो है वो कोई दफ़ा इसको भी फिर इस्तेमाल कर लिया जाता है टू डिटेक्ट ऑथराइज यूज़र के आप ऑथराइज हैं। आप ऑथराइज, अगर ऑथराइजेशन शो हो गई है तो फिर जो है आप सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये अगला टॉपिक जो हम देखते हैं वो अब है ये वायरस। ठीक है, अब वायरस जो है यहाँ पे डेफिनेशन जो है इधर ही मौजूद है, लेकिन अगले पेज पर थोड़ी सी मुनासिब ज़्यादा मौजूद है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं, फिर वायरस की डेफिनेशन को देखते हैं। टू फुली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वायरस, यो वॉर्म, पहले रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम कि वो क्या कर सकता है और कैसे उसको एक्सिक्यूट किया जाता है। प्रोग्राम क्या किसे कहते हैं? कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन इन सम सीक्वेंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। दीज इंस्ट्रक्शन आर फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस, किसी काम मकसद के लिए वो इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेसिंग का मतलब वी मीन परफॉर्मिंग डिफरेंट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डाटा, जो कंप्यूटर मेमोरी में पड़ा हुआ है उसको मैनिपुलेट करना और फिर उसको अरेंज करना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर है वो उसके हवाले से आपको आंसर देना। एंड ट्रांसमिटिंग डाटा इज सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, अब वायरस क्या है? इज़ एक प्रोग्राम डेट अटैचेज इटसेल्फ विद अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। वायरस क्या है? ये भी एक प्रोग्राम ही है। डेफिनेशन भी है, अगले पेज पर भी डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है, अगले पेज पर भी डेफिनेशन मौजूद है। ये क्या है? ये भी वायरस इज़ अ प्रोग्राम। इसका मतलब ये पता चल गया हमें कि वायरस जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वायरस एक सॉफ्टवेयर है डेट अटैचेज इटसेल्फ विद अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये अटैच हो जाता है कि जो भी आपने प्रोग्राम पहले से कहीं अंदर स्टोर है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसके साथ अटैच हो जाता है। बाय मॉडिफाइंग दैम सो डैट दी वायरस प्रोग्राम इज़ ऑल्सो लोडेड एंड एक्सिक्यूटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। अब वो आप तो वायरस तो खुद नहीं, वायरस का भी मतलब क्या, भी हम देखते हैं प्रॉपर इसकी डेफिनेशन कि ये जो है ये तो कोई हमें अफेक्ट करता है, कोई नुकसान जो है पहुंचाता है। अब आप क्या, एक ऐसा प्रोग्राम जो रॉन्ग आंसर देता है या प्रॉपर आंसर आपको नुकसान, हमें क्या फिज़िकल वायरस, बायोलॉजिकल वायरस तो नहीं है, लेकिन जो हमें आंसर रिक्वायर है वो आंसर नहीं मिल रहा, तो आप तो खुद तो ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर नहीं ना चलाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, ये किसी न किसी वजह से अटैच हो जाएगा आपके वैलिड जो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स के साथ अटैच हो जाएगा। आपका मकसद तो उस प्रोग्राम को चलाना, आपका मकसद ये थोड़ी कि वायरस को चलाना कि हमें आंसर गलत है, ये अटैच हो चुका है। अब आप वो प्रोग्राम असल जो चलाना चाह रहे हैं वो आप चलाएंगे तो इसकी स्टेटमेंट जो हैं वो भी एक्सिक्यूट होनी शुरू हो गई, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये यहाँ पे है डेफिनेशन, अगले पेज पर प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगी। ये वायरस का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट में जो लिखा हुआ है कि जी सम सिस्टम यूज ए कम्बिनेशन ऑफ द अबव मेंशन टेक्निक्स, ये जो टेक्निक्स हैं। लॉस ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट ए मेजर प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। वैसे तो आप कहेंगे सर ठीक है, हार्डवेयर जो है कोई कंपोनेंट जो डिवाइस खरीदते हैं वो पैसों से खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन इट कैन बी रिकवर्ड बाय इंश्योरेंस। ठीक है जी, इंश्योरेंस अगर है तो ठीक है, उसको रिकवर कर सकते हैं और हार्डवेयर को रिप्लेस कर सकते हैं। लॉस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग नेम एज इफ इट हैज़ बीन बैक्ड अप प्रॉपरली कैन बी री इंस्टॉल्ड। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ना वो होता है डाटा का, कि अब हमने जो मार्क्स एंटर किए हैं या बैंक के अंदर जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो स्टोर है कि मैंने कितने पैसे जमा कराए थे, कितने मेरे क्या अकाउंट का स्टेटस है, अगर ये डाटा लॉस हो जाता है तो फिर तो हम
इंफॉर्मेशन किसको प्रोसेस करके बनाते हैं? डाटा को। अब डाटा ही नहीं है, अगर डाटा हो तो अगर आउटपुट जो है वो अगर लॉस हो भी गई है, आंसर लॉस हो गया है, तो डाटा तो मौजूद है ना, हम दोबारा प्रोसेस करेंगे, दोबारा हमें वो आंसर रिक्वायर हो जाएगा। लेकिन अब डाटा ही नहीं है तो हमने प्रोसेस किसको करना है? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम लाइज इन द लॉस ऑफ डाटा, इट इज़ डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल है टू रिकवर इट इन टाइम इन केस ऑफ ट्रांजैक्शंस बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि डाटा जो लॉस हो गया है उसको हम हासिल कर सकें। डाटा तो ये इनिशियल स्टेप है, वो ही नहीं है तो आगे हम क्या करेंगे? ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ये वायरस का शॉर्ट क्वेश्चन है, अगले पेज पर इसकी प्रॉपर आ रही है। ठीक है, वायरस यूजुअली परफॉर्म डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। वायरस क्या करता है कि ये नुकसानदेह जो है ऑपरेशन, अब नुकसानदेह जो है ये प्रोग्राम के वाले से बात हो रही है कि जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना था उसको कर रहा है, प्रोसेसिंग गलत हो रही है, आंसर गलत आता जा रहा है या कोई और डाटा अनऑथराइजली जो है इसको एक्सेस दी जा रही है। ठीक है, बाय डिलीटिंग और मॉडिफाइंग अननोइंग डाटा स्टोर्ड ऑन दी स्टोरेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाटा वायरस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सो इट कैन नॉट फिजिकली डिस्ट्रॉय हार्डवेयर। एक मिसकंसेप्शन है कि हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन जो है ये यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये डेफिनेशन, ये वायरस की डेफिनेशन जो है ये हमारे पास प्रॉपर हो जाती है कि एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, इसका मतलब एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये आंसर जो है ये रॉन्ग देगा, गलत आंसर देगा। डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कंटेनिंग कोड डेट कैन जनरेट्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, और ये अटैच हो जाता है डिफरेंट वैलिड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के साथ, सो डैट इट इज़ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन दीज प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, आप तो उस प्रोग्राम को वैलिड वर्किंग के लिए एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी उसके साथ अटैच हुई हैं। एक डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम वो भी अटैच हुआ है, तो वो भी चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये वायरस की प्रॉपर एक डेफिनेशन हमारी बन जाती है। अब इसमें फिर डिफरेंट जो कॉजेज़ ऑफ वायरस, ये हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कॉजेज़ ऑफ वायरस, रीजंस ऑफ वायरस। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये यहाँ से इस पेज के एंड तक ये हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, कॉजेज़ ऑफ वायरस। अब डिफरेंट जो रीज़न्स हो सकती हैं, इसके अलावा भी और रीज़न्स हैं, उसको हम प्रॉपरली बाद में अभी देख लेंगे। तो जो डिफरेंट रीज़न्स हैं ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस, वो क्या है, इन बातों में तवज्जो करें, और इसके अलावा भी बातें हम देखेंगे। ईमेल, अब ईमेल जो है ये तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, कोई एक मैसेज जो है प्रॉपर वैलिड मैसेज जगह से दूसरी जगह आप पहुँचा रहे हैं। ईमेल क्या, कोई फ़ाइल है जिसमें डिफरेंट तरह का डाटा जो फाइल आपने अटैच भी की हुई है। लेकिन अब जो है, अब हो ये रहा है कि उस ईमेल के साथ कोई एक वायरस प्रोग्राम जो है अटैच हुआ हुआ, आपको नहीं पता, आपके कंप्यूटर में मौजूद है, वो सॉफ्टवेयर है वो अटैच कर रहा है। जैसे नॉर्मली अगर आप कहते हैं नहीं, ये करंट क्राइसिस के हवाले से एक पर्सन जो है अगर उसको कोई बायोलॉजिकली मसला है तो वो वायरस जो है वो कैरी तो कर रहा है ना। ठीक है, अब वो जो भी वर्किंग करेगा तो उसमें वायरस जो है उसकी वजह से आगे स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, इसको आप कैरियर सपोज अगर कह रहे हैं। तो अब ईमेल जो है वो तो एक प्रॉपर हमारे पास पॉजिटिव एक मैसेज है जो एक जगह दूसरी का भेजना चाह रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ अगर कोई वायरस अटैच है तो हम तो ईमेल सेंड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो एक वायरस भी उसके साथ अटैच हुआ है। तो वायरस जो है अब वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे चला गया और उसको अफेक्ट कर रहा है। अब जो मेन रीजंस में हमारे पास ये वायरस ईमेल जो है वायरस की मेन रीज़न में, नाउ डेज मोस्ट ऑफ द वायरस प्रोग्राम स्प्रेड बाय अटैचिंग देमसेल्फ विद ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज जो है उसके साथ जो वायरस जो है वो अटैच होना शुरू हो गया। अगर हो गया तो जब आप ईमेल सेंड करेंगे तो साथ एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है वो भी सेंड हो गया। जब भी यूज़र ओपन करेगा इन्फेक्टेड मैसेज, इन्फेक्टेड ईमेल, तो वायरस जो है वो भी मेमोरी में लोड हो जाएगा। और आपको पता है कि जब मेमोरी जो है वो कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम जो है मेमोरी हार्ड डिस्क से डाटा मेमोरी में लेकर जाता है, मेमोरी से डाटा हार्ड डिस्क में लेकर जाता है।
तो इस तरीके से जो है फिर वायरस आगे स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और अटैच हो जाता है, कॉपीज़ अपनी कर देता है डिफरेंट फाइल्स में। देन दिस वायरस गेट्स इटसेल्फ अटैच विद ईमेल मैसेजेस फ्रॉम द इन्फेक्टेड कंप्यूटर इन्फेक्ट्स अदर कंप्यूटर। इस तरीके से ईमेल के ज़रिए जो है एक वायरस जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि वायरस हमारे पास कोई ये फ़िज़िकल वायरस, बायोलॉजिकल वायरस नहीं है, बल्कि ये एक प्रोग्राम ही है। वो प्रोग्राम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, तो ईमेल भी प्रोग्राम ही है, लेकिन इसके साथ जो है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी अटैच हो गई, वो भी एग्जीक्यूट हो गई। तो जब वो एग्जीक्यूट हुई हैं तो वो उसका ईमेल का पार्ट बन गई है। जब एक जगह दूसरे का ईमेल सेंड करेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन जो हैं वो भी सेंड हो गई हैं। अगर दूसरे कंप्यूटर के मेमोरी में वो वायरस चला गया और उससे फिर वो हो सकता है कि उसके कंप्यूटर सिस्टम के परमानेंट डिवाइसेस पे जो है वो भी इफ़ेक्ट कर दें। फिर नेटवर्क रीज़न है। अगर नेटवर्क जो है किसे कहते हैं, कम्बिनेशन डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मीडियम, चाहे वो वायर है चाहे वायरलेस है। तो अगर किसी एक पॉइंट पर एक कंप्यूटर जो है अगर वो अफेक्ट हो गया है और नेटवर्क में डिफरेंट पॉइंट से उस कंप्यूटर को, उस हार्ड डिस्क को जहाँ पे उसका डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस किया जा रहा है, या वो पर्सन, वो कंप्यूटर ही दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस तरीके से वायरस जो है फिर वो अटैच हो रहा है। अनदर वे ऑफ स्प्रेडिंग वायरस इज़ बाय यूजिंग इंटरनेट भी है, नेटवर्क की ही एग्जांपल है। अनदर नेटवर्क फॉर एग्जांपल when you download some executable file or data from the internet or from a shared disk on the network, वो इन्फेक्टेड फाइल्स जो हैं वो भी अटैच हो जाती हैं, वो भी डाउनलोड हो जाती हैं आपके जो रिक्वायर्ड डाटा के साथ ही, डेट अल्टीमेटली इन्फेक्ट्स दी कंप्यूटर। ठीक है, वो कंप्यूटर को अफेक्ट कर देता है। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, नॉर्मली हमारे पास जो पेरिफेरल्स हैं, डिवाइसेस जो हैं जो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये पोर्टेबल हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अटैच डिटैच कर सकते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है कि अगर वायरस जो है किसी एक कंप्यूटर में मौजूद है और वहाँ से आप फाइल आप कॉपी किया अपने पोर्टेबल डिवाइस में, उस पोर्टेबल डिवाइस को किसी और कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो फाइल तो जा ही रही है, साथ साथ जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन जो है, वायरस जो है वो भी अटैच हो रहा है। तो वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है इन रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के ज़रिए। वन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा इज़ थ्रू द यूज़ ऑफ रिमूवेबल मीडिया, जैसे मेमोरी कार्ड, सीडीज, फ्लैश ड्राइव, जो USB। सो व्हेन यू कॉपी द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर बाय यूजिंग अ रिमूवेबल मीडिया, वो इन्फेक्टेड फाइल जो है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसलिए बेटर तो ये है कि आप अपनी इंडिविजुअल जो है वो सेपरेट जो है ये USB या डिफरेंट ये स्टोरेज मीडिया वो अपना ही आप इस्तेमाल करें, किसी और कंप्यूटर में इसको इस्तेमाल ना करें। फिर है पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये भी रीज़न है इंपॉर्टेंट बट नॉट सो कॉमन वे द वायरस इनफैक्ट जो इज थ्रू द यूज़ ऑफ पायरेटेड। सम कंपनी जो हैं जिसको आप कहते हैं कि अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं, ये इंटरनेट जो है हर तरह का सॉफ्टवेयर हम कहते हैं जी मिल जाता है, लेकिन उसमें हो सकता है कि वायरस भी हो। एक टाइम के बाद अगर आप उसको यूज़ करते जा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कोई टाइम स्पैन रखा हो कि जितने अरसे तक आप यूज़ कर, ट्रायल वर्जन जो है कुछ दिनों तक तो ठीक है। अगर आप उसको दोबारा उसको आप परचेज़ नहीं करते या उसको अपग्रेड नहीं करते तो मे बी उसके अंदर जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन जो डिस्ट्रक्टिव हैं वो चलनी शुरू हो जाए। Another important but not so common way the virus infects your computer is through the use of pirated software. Some companies जो हैं वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस जो है वो खुद इम्पोज कर लेती हैं। तो अब ये है कि वो उसको जब परचेज़ ना किया जाए उसका लाइसेंस या टाइम स्पैन जो गुजर जाए तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाते हैं। दिस प्रोग्राम विल ओनली एक्टिवेट व्हेन डज नॉट फाइंड सम स्पेशल फाइल, जैसे लाइसेंस फाइल्स। अगर लाइसेंस आप नहीं लेंगे, ट्रायल वर्जन है, नहीं लेंगे तो फिर जो है वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ कॉजेज़ हैं। अब ये कॉज जो है अब उसके इसी चैप्टर के अंदर, ये जो चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी, अब इस तरीके से ये जो वायरस जो हैं
ये तो कॉज तो हो गए कि किसी वजह से, और भी हम डिटेल में इसकी वजह देखेंगे। अब ये अगर वायरस अगर आ जाता है, ये कॉज हो भी जाती है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो सिक्योरिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, सिक्योरिटी इफ़ेक्ट हो रही है। अब सिक्योरिटी इफ़ेक्ट होके या तो वो डाटा जो है वो ऑथराइज पर्सन को ही अलाउ था कि एक्सेस किया जाए, लेकिन अब वायरस जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस डाटा को एक्सेस करने में हेल्पफुल हो रहा है, या अब कोई डाटा जो है उसको करप्ट किया जा रहा है। वैसे तो यही है कि जो ऑथराइज पर्सन है डाटा को जो चेंज करना चाहे, डिलीट करना चाहे, वही ऑथराइज है, लेकिन अब ये इंस्ट्रक्शन जो हैं ये भी आपके कंप्यूटर में आ चुकी हैं वायरस के फॉर्म में, तो वो उस डाटा को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब ये सारी चीज़ों से वायरस जो है ये हमारी सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करने का ये एक मेन वे भी है। ठीक है, वो हैकिंग वगैरह की भी हम बातें करते हैं, लेकिन वायरस जो है वो भी तो है ना। वायरस में ये है कि चाहे वो किसी को अगर नुकसान हो जाता है और आप उसको डाटा गेट नहीं कर रहे, लेकिन डाटा को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उससे भी तो पर्सन को इफेक्ट हो ही गया ना। बजाय इसके कि डाटा उसका गेट करना, गेट करके उसको आगे ब्लैकमेल या यूटिलाइज़ करना, लेकिन अगर आपने उसका डाटा चेंज ही कर दिया तो इससे भी उस पर्सन की वर्किंग जो है वो तो इफेक्ट हो ही गई है ना। अब ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं, ईमेल, नेटवर्क रिमूवल, स्टोरेज मीडिया और पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो ये अब ये सारे ऐसे हैं कि जो हमारे पास जो है हमारे कंप्यूटर में नहीं किसी और कंप्यूटर में मौजूद हैं। जब हम उसको एक्सेस करते हैं डाटा अपने कंप्यूटर के अलावा, डाटा या लोकेशन जो हमारी लोकेशन नहीं किसी और को हम एक्सेस कर रहे हैं, अब चाहे वो हमें अलाउ कर देता है, वो वेलकम, वो अगर आता है और हम उसको वेलकम तो कर रहे हैं ना, अगर आपसे कोई मिल रहा है आप उसको अलाउ कर रहे हैं और उसको एंटर होने की इजाज़त दे रहे हैं, तो फिर ही वो इफेक्ट करेगा ना। तो अब जो है ये भी ऐसे ही है कि ईमेल जो है, ठीक है, तो इसके हम आगे देखेंगे कि कैसे इसको बचाने के तरीके हैं, कैसे इसको बचाया जा सकता है। 100% तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन वायरस जो है वो क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं ये हमने देखा। इसी टॉपिक को आगे फिर अगले लेक्चर में डिटेल में दोबारा इसको नोट्स के हवाले से इसको कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।